सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय की जो संकल्पना है उसे पूरे क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं। इससे पहले पिछले क्लास का जो इकोनॉमिक्स का जो पिछला क्लास है, पिछले वीडियो जो है, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की जो मूलभूत संरचना है, बोल सकते हैं संकल्पना है, उसे समझ लिया है। यदि आप लोग को वो क्लैरिटी ना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें कि मैंने पिछले क्लास में जीडीपी और जीएनपी इन दो टर्मों को विस्तार पूर्वक समझाया है। और जब राष्ट्रीय आय की बात होगी तो इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी ही, और यही आधार है, मूल कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, काट छाट करेंगे, और उसके बाद फिर वो निकलेगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? न तो ये होता है ना तो ये होता है। ये सिर्फ बोल सकते हैं ना आधार है। जैसे कि जो भवन होता है उसका आधार है, तो वही ये आधार है। उसके बाद जो मूल रूप से एग्जाम में आपका पूछता है राष्ट्रीय आय, तो वो होता है NNP-FC। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब ये निकलेगा कैसे, ये क्या है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, लेकिन कुछ एक बात और है कि कुछ छात्र ये कह रहे थे कि सर कुछ का डिफिनेशन भी लिखवा दिया कीजिए, इकोनॉमिक्स में थोड़ा लिखने में समस्या है। तो डिफिनेशन, चलिए, वैसे है क्या कि ये खड़ा होकर के मैं आप लोग को डिफिनेशन बोलूँ तो ये बहुत ही टाइम टेकन है। तो आप प्रयास करिए कि जो समझाते उसी को आप लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए, या फिर कोई रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप परिभाषा लिख लीजिए। यहाँ पे मोटिव है मेरा कि आपको समझाना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ना होकर के यहाँ पर आपको एक थॉट विकास होना चाहिए कि भाई आप खुद से उसके बारे में सोच सकें। हमें साइलेंसर नहीं बनना है, रणछोड़ दास बनना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग परिभाषा रटने के पीछे ज़्यादा परेशान मत रहिए, आप चीज़ों को समझिए, उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं थोड़ा स्पीडली आप लोग को वो बता देता हूँ भाई परिभाषा किताबी परिभाषा क्या होता है। हालांकि ये देखिए, ये पूरा नोट्स सारा कब बना हुआ है, जितने भी आपको है तो सबका मैं नोट्स बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या है कि परिभाषा उतना लिखना समझ में नहीं आता है, तो आप अपने स्तर से अपना लिख सकते हैं। मेरा मूल उद्देश्य है कि आपको समझा देना है कि ये चीज़ क्या है, उसके बारे में आप खुद से भी बोल सकें। ये नहीं कि भाई परिभाषा रट दिए कि ऐसा 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 ऐसा, वो नहीं है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं है ना, सूचनाओं का संग्रह नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, अपनी विचार, अपने थॉट्स बनाना है कि उस पर ये क्या होगा, ये अपने आप मंतव्य को रख सकें। चलिए, तो यदि आप लोगों को वो परिभाषा वाला था समस्या, तो चलिए लिख लीजिए कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले परिभाषा लिखिए कि तो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की समय अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय समझ में? राष्ट्रीय आय क्या है? मैंने कहा था एक राष्ट्र दैट मीन्स कोई भी देश, अर्थव्यवस्था, कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के पहले तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता लगना जरूरी है, तभी वो अर्थपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आय क्या था कि राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष मैंने कहा था आप लोग को अकाउंटिंग ईयर्स, जबकि लेखा जोखा वो तैयार किया जाता है जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अभी उससे किया जा रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो वो हो गया हमारा एक लेखा वर्ष। तो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की समय अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य, उसका मनी में क्या वैल्यू है वो। अब है जीडीपी मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बिल्कुल ही प्रयास करके पूरे विस्तार पूर्वक समझाया। सब आप लोग को फर्म, उद्योग जो भी हैं, जहाँ जहाँ यूनिट्स हैं, जिस टाइप का यूनिट है कि किसका किसका योगदान है। आज वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ये लिस्ट मैं आपको लोगों को दे दूंगा भाई टेलीग्राम पे, कि टेलीग्राम पे आप जाइएगा कि किन किन मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किन को शामिल
नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेना है और लास्ट में मैं ये दे दूंगा। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इस चीज़ को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसे आपको देख लेना है। तो चलिए अब है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी का क्या है ये मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों को कि एक लेखा वर्ष में, वही अकाउंटिंग ईयर्स में, किसी देश के सीमा रेखा के भीतर, तो चलिए वो तो वैसे आपको सारा बता ही चुका था, लेकिन चलिए इसका परिभाषा आप लिख लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर रह रहे सामान्य निवासियों, मैंने आप लोगों को कहा था जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ का है। जीडीपी में यदि आपके सीमा रेखा के अंदर कितना का काम हो रहा है वो काउंट होगा। आपके सीमा के रेखा के अंदर, आपके देश के अंदर कितना का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना का काम हो रहा है आपके भूमि पर, यही काउंटिंग होगा जीडीपी। तो किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर रह रहे सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये क्लियर है। सेम परिभाषा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ही होगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ हट जाएगा। एक तो घरेलू सीमा वाला जो सीमा बोल सकते हैं लिमिटेशन है वो हट जाएगा कि घरेलू सीमा का बात नहीं होगा, सिर्फ ये बात होगा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हों, इंडिया में वो काम करके कमा रहे हों या फिर विदेशों में रह करके काम कमा रहे हों, डजेंट मैटर, सिर्फ ये होगा कि वो कहाँ का नागरिक है, कहाँ का सिटीजन है। जहाँ का सिटीजन होगा उसके इनकम को उसी के राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। देश का पार्ट घरेलू सीमा पे भी बात हुआ था कि कहाँ कहाँ कौन सा घरेलू सीमा है, ये पिछला वीडियो पे आपको विस्तार पूर्वक बताया गया, आप उसे जरूर देखिएगा। तो वही है, इसका परिभाषा लिख लीजिए कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख दिया था कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम इसे समझा दिया गया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी और कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे कि एनएनपी पे हम लोग कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं। अच्छा, जीडीपी देखिए, ये जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब होता है कुल, कुल और शुद्ध, नेट। आप लोग जानते होंगे ये टोटल और नेट, ये दोनों में डिफरेंस होता है। टोटल और नेट दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन का काम हो रहा है, क्लियर है। तो प्रोडक्शन के काम में मान के चलिए वो एक वर्ष में 1 लाख रुपए का काम किया। छोटा ही लेते हैं, ये जो आंकड़ा है छोटा लेते हैं। एक वर्ष में 1 लाख का काम किया, लेकिन इस 1 लाख में क्या उसे कुछ उसका मूल्यह्रास हुआ या नहीं हुआ? मूल्यह्रास हुआ या नहीं हुआ? तो कोई भी चीज़ है वो समय के साथ क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, घिसता है, घिसावट पे उसका मूल्य ह्रास, उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। डिप्रिसिएशन कह लीजिए या मूल्य ह्रास कह लीजिए या उसका घिसावट व्यय कह लीजिए, कुछ भी है। एक मशीन है, अगर 1 साल का वो लगातार काम करता रहा तो उसका जो वैल्यू था क्या 1 साल के बाद वही होगा? सिंपल सा बात है, नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आपने गाड़ी लिया, तो क्या आज का गाड़ी का वैल्यू जिस आज आपने खरीदा है वो आज जो मार्केट में उसका वैल्यू है, क्या 1 साल के बाद वो मार्केट वैल्यू उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? यही जो है कि उसका दाम घट जाएगा। क्या दाम घटेगा? वही, उसी को बोलते हैं घिसावट व्यय, डिप्रिसिएशन कह लीजिए, मूल्य ह्रास कह लीजिए। उसके मूल्य में कमी आ गई, मूल्य, उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाता है।
जैसे कि आप अगर यदि कोई मान लीजिए कोई गाड़ी लेने जाए, कोई कुछ भी कोई सेकेंड हैंड चीज़ लेने जाते हैं, तो क्या होता है आप उसका आकलन करते हैं कि उस पर कितना घिसावट हुआ है। जैसे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी 4 साल पुराना है, ठीक है, कोई गाड़ी 5 साल पुराना है, मान लेते हैं 2 कंडीशन है, चलिए 4 नहीं 2 और 4 ले लीजिए। एक गाड़ी 2 साल पुराना है और एक गाड़ी 4 साल पुराना है। लेकिन जब आप उसकी कीमत को सुने तो पता चल रहा है कि जो 4 साल पुराना है उसका मार्केट में वो गाड़ी अभी मान लीजिए है 10 लाख का, 10 लाख की गाड़ी है, और यही गाड़ी अभी ये करंट प्राइस है मार्केट में इसका, मतलब बाजार में अभी उस गाड़ी का दाम है 10 लाख रुपया। लेकिन एक गाड़ी है 2 साल पुराना और एक गाड़ी है 4 साल पुराना। लेकिन जब आप वहाँ पे पता करने गए तो देख रहे हैं कि जो 2 साल वाला पुराना गाड़ी है वो मिल जा रहा है 5 लाख रुपया में, और जो 4 साल पुराना है उसका कीमत है 7 लाख। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाइए कि भाई ये तो 2 ही साल पुराना है और ये 5 ही लाख में मिल रहा है, ये 4 साल पुराना है लेकिन 7 लाख में ही मिल रहा है, 2 लाख इससे अधिक मिल रहा है, 2 साल पुराना भी अधिक है। तब वहाँ पे आकलन होता है कि किस आधार पर हो रहा है, ये तो कुछ तो आधार होगा। सिर्फ एक अगर आधार होता तब तो इसका कीमत 3 लाख 4 लाख का होना चाहिए, क्योंकि इसका 5 लाख है तो। लेकिन वहाँ पे फिर ये आगे चल के उसका आप पता करिए कि ऐसा क्यों है, तो पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है ये 2 साल में ही चल गया है 1 लाख किलोमीटर, और ये गाड़ी 4 साल में चला है मान लीजिए मात्र 25,000 किलोमीटर। चीज़ें समझ में आ रही है? मतलब ये 25,000 किलोमीटर ही चला है, हालांकि 4 साल हो गया लेकिन 25,000 किलोमीटर ही चला है। तो इसमें क्या हुआ है, इस गाड़ी में घिसावट है वो कम हुआ है, मूल्यह्रास कम हुआ है, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू अधिक है। चीज़ समझ में आ रही है? ये 2 ही साल में अधिक चल गया तो इस गाड़ी में घिसावट अधिक हो गई है, इसलिए इसका कीमत 2 ही साल में नीचे आ गया। क्या मैं समझा पा रहा हूं? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, यही है मूल्यह्रास। तो उसी प्रकार से जो भी काम में लगे हुए हैं, जितने भी चीज़ लगे हुए, जो भी मशीनरी लगा हुआ है, तो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसमें जो मशीनें हैं उसमें मूल्यह्रास हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, तो वो सब सारा कुछ चला जाता है डिप्रिसिएशन में, मूल्यह्रास में। तो यही होता है कि जब जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद से हम लोग प्राप्त करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी तो जीडीपी से हमारा एनडीपी भी निकलता है। कैसे निकलेगा? तो जीडीपी से एनडीपी कैसे निकलेगा? सॉरी, एनडीपी निकालना है ना, तो एनडीपी लिखिए, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो ये निकलेगा कैसे? जीडीपी। जीडीपी में क्या घटाना है हमें? अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग? मूल्यह्रास, डिप्रेशिएशन, डी। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करना होगा? जीडीपी से डी घटा देना है, तो ये हमारा निकल जाएगा एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चीज समझ में आ रही है? अब है जीएनपी, सेम चीज वही, जीएनपी से हमें निकालना है एनएनपी। एनएनपी कैसे निकलेगा? तो वही है एनएनपी जो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस डी, बात खत्म। तो ये निकल गया हमारा एनएनपी। यही है राष्ट्रीय आय, एनएनपी। लेकिन अभी भी ये अधूरा है, क्योंकि अगर एग्जामिनर लगा कि नहीं चलो लड़का लोग का मजा लिया जाए, तब ये और भी घुसा के दे देगा आपको। कंफ्यूज कैसे करेगा देखिए, अब मजा आएगा आपको। देखिए चलिए यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ। एग्जामिनर अगर पूछ दिया कि राष्ट्रीय, इनमें से राष्ट्रीय आय कौन है, राष्ट्रीय आय कौन है,
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, GNP, बी NNP, सी GDP, डी NDP। मान के चलिए ये 4 ऑप्शन है। अगर यहाँ कुछ नहीं बोला तब तो आप पकड़ लीजिएगा कि नहीं भाई NNP है। ये हो गया साधारण प्रश्न। लेकिन यदि एग्जामिनर का मन कर गया कि नहीं इन लोगों को बदमाशी किया जाए, कि इनके साथ मजा लिया जाए, तब क्या कर देगा वो? कर देगा ऐसे, NNP, NNP, NDP, 2 कर दिया NNP, NNP, NDP, NDP। अब यहाँ पे क्या बदमाशी करेगा? एक के आगे जोड़ देगा MP, एक के आगे जोड़ देगा FC, MP, FC। अब आप परेशान, अब यहाँ पे फंस जाएंगे कि भाई हम लोग राष्ट्रीय आय तो पढ़ के रखे थे कि भाई NNP होता है, अब NNP में भी कुछ MP और FC होता है, इसको लेकर के समस्या हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से समझना है। अभी तक हम लोग क्या समझ चुके हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल से फिर हम लोग शुद्ध निकाले, ग्रॉस से नेट निकालने सीखे हैं, NDP और NNP। कोई बात नहीं है, अब यहाँ से भी सीख जाएंगे कि भाई MP और FC क्या है। MP मतलब मध्य प्रदेश और FC मतलब, FC तो कोई राज्य भी नहीं है, खैर छोड़ दीजिए। तो MP FC, ये MP मध्य प्रदेश वाला है, मध्य MP नहीं है, ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। इस पे बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। अगर आप लोगों को उसका ही परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए NDP का लिख लीजिए पहले, कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित हुई सकल घरेलू उत्पाद में मतलब GDP में मूल्यह्रास का अंतर है, मतलब मूल्यह्रास को घटा देना है। तो वही है, अर्थात एक वित्तीय वर्ष के दौरान हुई क्षतिपूर्ति के बाद अधिशेष उत्पादन से है। डिप्रिसिएशन में बहुत सारा कुछ काउंट होता है, ये तो हो गया ऊपर की टूट फूट होना। इसके बाद भी होता है कि कुछ जो था वो ह्रास हो गया, ठीक है। नया क्या बिल्डअप हुआ इसमें काउंट होता है कि न्यू स्टॉक चेंज होगा, वो सब काउंट नहीं होगा। खैर ये हम लोग ये देख लेंगे कि क्या काउंट होगा क्या काउंट नहीं होगा, ये अलग से लिस्ट देखेंगे। तो वही फॉर्मूला भी देख लिया आप लोग, NDP = GDP - D। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, जो राष्ट्रीय का परिभाषा उसमें सिर्फ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग थॉट सिर्फ बिल्डअप करना है, हमें याद रखना है। इन्फॉर्मेशन वाले लोग भाग जाएंगे, जो लोग को थॉट बिल्डअप करना है, जिनको चीज़ें समझनी है कि ये है क्या, उनको क्लास में मन लगेगा। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले कि भाई इसका आंसर ये, उसका आंसर ये, इसका आंसर ये, कुछ नहीं सीखेंगे आप, कुछ नहीं सीखेंगे। सीखना है तो धैर्य बनाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उड़ती हवा में कोई नहीं सीख लेता है। बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे। ये 2 चीज़ें हम लोग समझ गए स्पष्ट तौर पर अभी, NDP और NNP। अब है मार्केट प्राइस। अच्छा, MP का मतलब क्या हो गया? मार्केट प्राइस, हिंदी में बाजार मूल्य। और एक होता है FC, फैक्टर कॉस्ट। इसको बोलते हैं लागत मूल्य या कारक लागत। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट या कारक मूल्य, जो भी कर लीजिए, लागत मूल्य।
चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ क्या है समझिए आराम से। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब कारक। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख चुके हैं कि उत्पादन के कौन से कारक हैं, कौन से कारक मतलब कि कौन कौन से लोग योगदान देते हैं तब किसी चीज़ का उत्पादन होता है। प्रोडक्शन दैट मीन्स एक कंप्लीट पैकेज भूमि का, ठीक है, पूंजी, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, और उसके बाद क्या था, श्रम था, उद्यमशीलता, ये चार तो हम लोग पढ़े ही थे। और पांचवा एक मैनेजमेंट वाला कहीं जोड़ता है कहीं नहीं जोड़ता है, तो मुख्य रूप से ये चार ही था। तो इन चारों का क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर जब होंगे तो इनका कुछ मूल्य भी तो होगा। जैसे जिस भी चीज़, जो भी चीज़ योगदान दे रहा है, कोई भी आदमी को, यदि आदमी या फिर कोई भी वस्तु को उसके काम के बदले, उत्पादन में उसके योगदान के बदले यदि कोई मूल्य चुकाया जाए तो वो फैक्टर कॉस्ट में शामिल होगा, ठीक है। जो लोग बिना कुछ योगदान दिए, उत्पादन में बिना कुछ योगदान दिए अगर उसको भी कुछ पैसा मिल जा रहा तो वो फैक्टर कॉस्ट नहीं हो सकता है। वो उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है, जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं है। जैसे आप चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे लिए मान के चलिए एक छोटा सा मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड बनाने की फैक्ट्री। कि हमने क्या किया, एक ब्रेड बनाने का एक उद्योग लगाने का सोचा कि चलो ब्रेड बनाते हैं और उसको बेचते हैं। अब है कि ब्रेड बनाने में हमें आवश्यकता क्या की, ब्रेड का जो फैक्ट्री हम लोग लगाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले फैक्ट्री लगाना है तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए हमें, भूमि। तो भूमि को हम लोग दो रूप से उसको ले सकते हैं, या तो वो भूमि हमारा हो, या तो उसे पूरी तरीके से खरीद लें, या तो फिर उसे रेंट पे ले लें। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। मान के चलिए कुछ भी रेंट पे ले लेते हैं, जो भी है 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, ये मंथली रेंट पे ले लिए। अब है ब्रेड के में और फिर क्या चाहिए, ये तो ले लिए, फिर कुछ जो मशीनरी वगैरह लेना है, मान के चलिए कि मशीन ले लिए एक, जिसकी कीमत है कुछ भी, एक मशीन लिए बनाने वाली, कीमत मान के चलिए 10 लाख, आज 10 लाख थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, ब्रेड बनाने के लिए हमें कुछ भी, गेहूं का आटा या फिर मैदा, कुछ भी चाहिए, आटा मैदा कुछ कुछ ये ले लिए। फिर क्या चाहिए मुझे, चीनी चाहिए और खमीर वगैरह, और इसके अलावा श्रम, लेबर भी तो चाहिए। तो कैपिटल ये हो गया हमारा पूंजी का पार्ट, अरे ये हो गया हमारा कैपिटल से, ये हो गया श्रम, ये हो गया भूमि, ये तीन तो हो गया। तो अब देखिएगा कि कोई चीज़, एक उद्यमी भूमि लिया रेंट पे, वहाँ पे सारा सेटअप लगाया, उसके बाद मशीन लाया जो कि ब्रेड बनाता है, उसमें आटा वाटा अपना ये सब कच्चा माल रॉ मटेरियल लिया, आटा मैदा जो भी है, कि चीनी वगैरह है, खमीर है, इसके अलावा और भी कुछ 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 जो भी चीज़ उसको आवश्यकता होगी। सॉरी, एक प्लास्टिक, ब्रेड का पैकेटिंग भी तो करना है, पैकेटिंग, तो पैकेटिंग के लिए भी जो जो चीज़ लगेगा ये सब सारा चीज़ ले आया। उसके बाद अब देखिएगा कि ये है, ये मंथली में, जैसे कि ये पता लगा इसको कि एक ब्रेड के उत्पादन में मान के चलिए यहाँ पे 10 रुपए का एक ब्रेड, मार्केट में जो 10 रुपए का बिकता है बाजार में इसे बनाने में इसका जो कच्चा माल का खपत है वो है मात्र 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया कच्चा माल, मतलब ये सब जो आटा लग रहा है, चीनी लग रहा है, ये सब 1 रुपया, पैकेटिंग वगैरह और अन्य कॉस्ट पे मान लीजिए 1 रुपया, इसका कॉस्ट अभी तक हो गया 2 रुपए का।
लेबर कॉस्ट जो गिरा वो गिरा 1 रुपये का, 3 रुपये हो गया। अब है कि भूमि का जो ये महीने का दे रहा है 10,000 रुपया, तो वो कहाँ से देगा? वो जो रेंट है वो आएगा कहाँ से? उसका मूल्य तो अंतिम रूप से ये जो प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके लिए ये वो ज़मीन को लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है, उसी पे ना जोड़ेगा, उसी के प्रोडक्शन पे जोड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन कर रहा है ब्रेड, तो ब्रेड के प्रत्येक पैकेटिंग में जोड़ेगा कि भाई मेरा महीने का इतना कॉस्टिंग आ रहा है 10,000 रुपये, मैं महीने में इतना का ब्रेड बनाऊंगा और इतने के ब्रेड में ये सारे को पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो प्रत्येक चीज़ में मान के चलिए कि भूमि का जो कॉस्टिंग है वो प्रत्येक एक पैकेट में 50 पैसे का आ रहा है, 3.5 रुपया हो गया। अब है कि ये जो भाई साहब है, एक उद्यमी भी तो चाहिए जो ये सारा चीज़, अगर मान लीजिए कि मैंने ये सारा उद्यम लगाया तो मुझे भी तो है कि भाई सेवा तो दे नहीं रहे, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं तो मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट सोचे कि नहीं, चलो 3.5 रुपया अभी तक का कॉस्ट हुआ, 1.5 रुपया प्रत्येक पैकेट में मैं अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और ये दोनों मिला के 5। तो कुल कॉस्टिंग उसका, जिसमें कि सारा कुछ इंक्लूड हो गया। ये मशीन वाला, कि चूँकि मशीन भी तो खराब होगा, तो ये मशीन वाला कॉस्ट, भूमि का कॉस्ट, कच्चा माल, चीनी का, पैकेटिंग का, लेबर लोग को दिया गया, उद्यमी अपना भी प्रॉफिट ले लिया। तो ये सब सारा चीज़ मिला करके उसको एक ब्रेड पे कॉस्ट पड़ रहा है 5 रुपया। प्रोडक्शन उसने कितना का किया? 5 रुपया का। ठीक है, वो मार्केट में बिकेगा कितना में? 10 में। ऐसा क्यों है? अभी इसके बाद 2-3 चरण और है। इसलिए अब ये देखिए कि ये जो प्रोडक्शन हुआ, ये जो ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ, तो इसमें आप लोगों को जब MRP देखते होंगे, आप लोग कोई भी पैकेट देखिएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये क्या होता है कि ये अधिकतम मूल्य बताता है कि ये बाज़ार में अधिकतम इतने रुपए में बिकेगा। उसमें लिखा था इंक्लूडिंग टैक्सेस। इसमें मतलब मैक्सिमम ये 10 रुपया जो है, मान के ये MRP लिखा होता है मार्केट में 10 रुपया, इसमें इंक्लूडिंग मतलब इसमें टैक्स भी शामिल है, इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये जो 5 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, तो सरकार इस पे टैक्स लेगी या नहीं लेगी? सभी चीज़ पे सरकार टैक्स लगाती है। जहर लेने जाइए, जहर में भी टैक्स मिलेगा, तो ये तो फिर भी खाने वाला चीज़ है। जहर भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, जहर पे भी टैक्स रहेगा। ठीक है, यदि आप लोग को मौका मिले तो कभी ले करके देखिएगा। तो लेकिन वो भी एक प्रोडक्शन है, तो उस पर भी टैक्स है। क्योंकि जहर क्या है, कोई स्पेशली मरने के लिए कोई जहर बनाता है कि आदमी मरने के लिए? वो तो मारने के लिए कुछ और ही बनाता है, लेकिन वो अलग बात है कि उसका यूज़ कोई और कर लेता है और मर जाता है। तो खैर जो भी है वो बनाया इसलिए गया कि किसी मोटिव के लिए। तो जब वो मोटिव किसी नहीं होता, फसल वसल बचाने के लिए, ये सब के लिए, चूहा वूहा मारने के लिए और सब कुछ मारने के लिए, इस सब के लिए बनाया जाता है। अब उसका इस्तेमाल अगर आदमी कर लेगा तो इसमें खैर सरकार की भी गलती नहीं है, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ का वो प्रोडक्शन होगा तो उस पर टैक्स लगेगा ही। कोई भी चीज़ बिना टैक्स के नहीं है। अभी वाला पता नहीं ऑक्सीजन वाला पे क्या चल रहा है, ये तो ऑक्सीजन वाला देखने के बाद पता चले कि ऑक्सीजन पे जो लग रहा है उस पर टैक्स है कि नहीं है। तो अभी इस पर कंफर्म नहीं है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है। वो देखेंगे तो बताएंगे जरूर कि वो अभी का जो कंडीशन में है उसमें भी ऑक्सीजन पे टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नमक पे भी टैक्स है। हालांकि ये अलग बात है कि इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नमक पे जो कर लगा करता था उसके लिए भी यहाँ पर आंदोलन हुआ है, लेकिन आज फिर वही चीज़ हो भी रहा है। आज क्या मतलब, पहले से ही ये जब से हुआ तब से टैक्स तो सब पे लग रहा है। आपके अभी फ्री जो है वो अभी बस नेचुरल एयर है वही फ्री है, ये धीरे धीरे अभी देखिए ऑक्सीजन के रूप में आ गया तो ये इसमें भी पैसा लगने लगा। पानी तो का भाई ये भी फ्री था, ये भी पैसा आ गया, तो सारा चीज़ में पैसा आ रहा है, सारा चीज़ में टैक्स आ रहा है। वो जो आप पानी बोतल वाला पीते हैं उस पर भी देख लीजिएगा इंक्लूडिंग टैक्सेस, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। मतलब आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, आपको सरकार को पैसा देना है।
और ये सब पे जो टैक्स लगता है वो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम लोग टैक्सेस में आएंगे तो आराम से बहुत तरह का कर होता है, तो उस सब सारे कर को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ लीजिए। दो प्रकार का मुख्य जो बेसिक है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दो तरह का टैक्स है। तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी कंपनी फर्म में डायरेक्ट लगाया जाए उसके इनकम पे। यदि टैक्स मुझ पे लग रहा है या मेरी कंपनी पे लग रहा है, ठीक है, कि मेरा मान लीजिए कंपनी है, उसका सालाना टर्नओवर इतना का है, इतना प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट पे जो लगाया गया है वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट पे लगाया जाए, मेरे इनकम पे लगाया जाए, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन किसी वस्तु पे लगाया जाए, जैसे ब्रेड पे लगाया गया, पेन पे लगाया गया, मोबाइल पे लगाया गया, ट्यूब पे लगाया गया, तो ये जितने भी तरह के चीज़ हैं, जो भी वस्तु है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वस्तु है या सेवा है, यदि उस पर कर लगाया गया है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये दोनों में बेसिकली अंतर यही है कि जब जो प्रत्यक्ष कर है जिस व्यक्ति पे लगाया जाए या जिस कंपनी पे लगाया जाए उसी को चुकाना होता है, लेकिन वस्तु पे होता है क्या कि लगता किसी और पर है लेकिन उसको अंतिम रूप से चुकाता कोई और है। जैसे ये कंपनी देखिएगा, ये प्रोडक्शन किया 5 रुपया, लेकिन 5 रुपये का ये प्रोडक्शन किया, प्लस में सरकार बोला कि भाई तुम 5 रुपये प्रोडक्शन कर रहा, भैया 1 रुपया मेरा भी जोड़ देना, 1 रुपया टैक्स। यहाँ पे जो 1 रुपया का ये टैक्स लगा, ये लग गया मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाया CGST। तो स्टेट बोलेगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना खर्च का पैसा ले लिया, मेरा भी तो खर्चा है, मैं भी तो अपने मतलब जनता के प्रति काम करता हूँ। तो चूंकि वो भी जनता के लिए काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अब कितना जनता के लिए करता है कितना अपने लिए करता है, ये तो खैर एक वाद विवाद का विषय है, अन्वेंशन रिसर्च का विषय है कि क्या कितना काम हो रहा है और कितना काम नहीं हो रहा है। तो खैर ये बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1 रुपया लेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम भी 1 रुपया लेंगे। अब यही चीज़ का ब्रेड का दाम बढ़ करके हो गया 7 रुपया। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन होते होते देखिएगा ये कॉस्टिंग पड़ा था, टोटल चीज़ जो जो लोग योगदान दे रहे थे उसका कॉस्टिंग पड़ा 5 रुपया। ये जो 2 रुपया है ये सरकार कोई काम नहीं कर रहा है, ये ब्रेड वाले पे कोई काम किया क्या? सरकार को कोई योगदान रहा क्या इस पे? नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या किया, वो अपना हिस्सा इसमें तय कर दिया कि भाई 1 रुपया बोला केंद्र सरकार हम लेंगे, 1 रुपया बोला कि नहीं राज्य सरकार हम भी लेंगे, दोनों 1-1 रुपया इस पर लगा दिया। अब तो ये बेचारा फर्म, ये बेचारा बिजनेसमैन ये क्या करे, इसको तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि नियम कानून बनाने का अधिकार उनके पास है, बना दिए हैं भाई कि आप कुछ भी उत्पादन करिए पैसा आपको देना पड़ेगा। कॉस्टिंग हो गई अभी तक 7 रुपये। मतलब जो फैक्ट्री है, मेरा मान लीजिए जो फैक्ट्री है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ही घूम घूम के थोड़े बेचूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं दे दूँगा होलसेलर को। ठीक है, क्योंकि सारा कॉस्टिंग को हम जोड़ लें तो भैया बोले कि मेरा 7 रुपया, हम होलसेलर को दे दिए 7 रुपया में, तो ये जो 7 रुपया जाएगा ये जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर जो है उसको मिलेगा 7 रुपये में। अब होलसेलर जो है, होलसेलर खुद तो बेचता नहीं है, वो क्या करता है, वो दे देता है रिटेलर को। तो रिटेलर को, अच्छा ये जो होलसेलर बैठा हुआ है ये समाज सेवा के लिए बैठा हुआ है क्या? समाज सेवा तो करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, भैया 7 रुपया का हम पूंजी लगाए हैं, माल को लिए हैं और इसको हम आगे पहुंचा रहे हैं, तो भाई मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी तो यही काम है, हम भी इसी पे डिपेंडेंट हैं। तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि भैया 1 रुपया इसमें मेरा भी ऐड कर लो, हम 1 रुपया हम बढ़ा के देंगे दुकानदार को। तो दुकानदार इसको लेगा 8 रुपये में। अब जो दुकानदार बैठा है वो तो दिन भर बैठा हुआ है, वो भी समाज सेवा के लिए नहीं बैठा है, वो उसको भी जीवन यापन चाहिए, उसको भी अपना खर्चा चाहिए, तो भाई वो कमाएगा कैसे? इसी दुकान से सामान बेच बेच के ना। तो यहाँ पे कस्टमर जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो कस्टमर में आते आते ये रिटेलर है बोलता है भैया होलसेलर तो बहुत सारा माल बेचता है, वो 1 रुपया ही कमा रहा है, लेकिन मेरे पास तो लिमिटेड सामान ही बिकता है, बहुत कम बिकता है, तो हम भाई 2 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे 1 पैकेट पे। तब ये जा कर के दुकानदार कस्टमर को मिलेगा 10 रुपये में। क्या ये उत्पादन का कारक समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को ये है कि ये जो पूरा डायग्राम आप देखें, आप बताइए कि इसमें यहाँ से लेकर के मतलब
फर्म कंपनी से लेकर के, मतलब वो जब कच्चा माल था, इस पूरे ब्रेड के प्रोडक्शन से लेकर के इसके कस्टमर तक पहुंचने तक इनमें से किसका किसका योगदान रहा। जब आप ये देखिएगा तो ये सारा चीज़ दिखेगा कि भाई इसका भी योगदान रहा, क्योंकि इसने प्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेस दिया। इसका भी योगदान रहा मशीन का, इसने प्रोडक्शन पे सहयोग किया। ये तो रॉ मटेरियल है, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं। पैकेटिंग का भी योगदान रहा कि वो भी पैकेटिंग किया, भाई उसको एक पैकेट के रूप में दिया। उद्यमी चूँकि लेबर का भी योगदान रहा, वो अपना मेहनत किया, आटा वाटा गूथा मना मशीन में डाला, पैकेटिंग सारा कुछ किया। उद्यमी चूँकि ये रिस्क लिया, सारा काम किया, सबको अरेंज किया, पूंजी लगाया, तो ये भी काम किया। ये सब सारे लोग काम किए हैं। इसके बाद ये होलसेलर काम किया या नहीं किया? होलसेलर भी तो काम किया, क्योंकि वो वस्तु को कच्चे फॉर्म में, मतलब जब जो नहीं बना था उससे लेकर के वस्तु बनने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने तक, इन दोनों के बीच, कस्टमर और वस्तु फर्म के बीच कौन कौन सा, मतलब वस्तु बन करके कस्टमर तक पहुंचने के बीच में इसमें कौन कौन से लोग योगदान दिए, इन सभी को आय को हम लोग को देखना है। इसी को जोड़ना पड़ता है कि किसने, होलसेलर ने योगदान दिया, क्योंकि एक चेन तो बीच में वो भी है, यहाँ से यहाँ जो पहुँच रहा है तो इसमें सब है, आ जाएगा। यहाँ भूमि आ जाएगा, यहाँ पूंजी कच्चा माल आ जाएगा, यहाँ पे लेबर आ गया, उद्यमी आ गया, यहाँ पे होलसेलर आ गया, ये रिटेलर आ गया। ये सारे लोग योगदान दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग इस चेन में हैं। सिर्फ बिना चेन वाला एक कौन घुस गया है? ये है ये दोनों व्यक्ति जो 1 रुपया ले रहे थे CGST और SGST के नाम पर। इसका इन प्रोडक्शन पे कोई योगदान नहीं होता है, प्रोडक्शन पे कोई योगदान नहीं होता है। मतलब ये उत्पादन के कारक, मतलब फैक्टर, प्रोडक्शन के फैक्टर, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये शामिल नहीं है। मतलब सरकार जो है वो प्रोडक्शन में शामिल नहीं है। जिसके बदले ये टैक्स ले रहा है, उसने उस प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं दिया है, बावजूद उसके ये टैक्स ले रहा है, और उसका जो कीमत है वो मार्केट प्राइस में, MRP में ऐड हो रहा है। तो ये जो चीज़ें समझ में आई। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यही जो ब्रेड है तो इसका 2 कीमत हो गया, ठीक है। यदि फैक्टर कॉस्ट पे बात किया जाए, तो कितना है देखिए, तो 10 रुपये तो इसका टोटल कॉस्ट मार्केट प्राइस है। MP मार्केट प्राइस इसका क्या है? 10 रुपये है। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट बात किया जाए तो क्या है? फैक्टर कौन नहीं था? कौन सा जो था कि चेन में कोई काम नहीं किया फिर भी पैसा लिया? तो वो सिर्फ था सरकार वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ने प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं निभाया, बावजूद इसके 2 रुपया इन्होंने लिया, जो कि मार्केट प्राइस में ऐड हो गया है। और इसी 2 रुपया को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट, ये है 8 रुपया। क्या ये चीज़ें समझ में आई? बहुत ही सरल एग्जाम्पल से मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को बिल्कुल ही ये साफ छवि से दिख जाए। तो यही है, देख लीजिए, फैक्टर कॉस्ट, और ये है मार्केट प्राइस। तो अब जो देखिएगा, मतलब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि कोई काम नहीं किया, सरकार ने यहाँ पे कोई काम किया नहीं, लेकिन फिर भी पैसा लिया। तो ये जो GDP होता है वो तो प्रोडक्शन पे है ना। राष्ट्रीय आय की मतलब क्या है कि आपने कितने वैल्यू का आपने काम किया। यहाँ तो मूल्य तो दिख जा रहा है 10 रुपया, लेकिन वास्तविक रूप से ये काम हुआ 10 रुपया का नहीं, काम हुआ 8 ही रुपया का। जितने लोग इसमें सहयोग दिए, जिन्होंने जितना योगदान दिया अपने हिसाब से, उनका जो कीमत है वो 8 रुपया के भी बराबर है, लेकिन ये बाजार में बिक रहा है 10 रुपये। तो ये वही हो गया कि ये शामिल नहीं होगा। तो इसलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये अधिक में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा डबल काउंटिंग हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका कारण हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यही है फैक्टर कॉस्ट। तो अब जब राष्ट्रीय आय की बात होगी तो यही होता है कि NNPFC फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय आय ऐसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, तो चलिए इसे देखते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप लोग, इसे मिटाता हूँ अब।
तो यहाँ जो ये निकला था हमारा, जैसे जीएनपी देखिए, हम लोग क्या किए थे, जीडीपी से निकाले थे एनडीपी, ठीक है। तो एनडीपी इक्वल टू क्या था, एनडीपी इक्वल टू था जीडीपी माइनस डी। इसी प्रकार से क्या था, एनडीपी बराबर एनएनपी बराबर था जीएनपी माइनस डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन हटा देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है हमारा मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें करना होगा एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस, घटाना क्या था हमें, एनआईटी, यही है इनडायरेक्ट टैक्स, अभी बात किए थे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे नेट आ गया। नेट का मतलब क्या हो गया, शुद्ध और अशुद्ध का क्या बात है, अशुद्ध भी है क्या, गंगा जल छिट के देगा शुद्ध करेगा क्या, वो शुद्ध नहीं, शुद्ध ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जीएनपी और एनएनपी के संदर्भ में, मतलब यहाँ से क्या कुछ घटाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा आईटी इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार को जितना टैक्स मिला, आप सब्सिडी का भी नाम सुने होंगे कि सब्सिडी दिया गया है, सब्सिडी मिलता है, कंपनियों को भी मिलता है ना। जैसे उर्वरक उत्पादन के लिए पहले ये आपका सब्सिडी वाला ही फॉर्मूला था कि सारा सब्सिडी दिया जाता था उर्वरक के जो कंपनी है उसको, और बोला जाता था कि भाई आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका आप लिस्ट दीजिए और बताइए हाँ कि मैंने इतना प्रोडक्शन किया, तो उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगा, दैट मीन्स उतना का पैसा मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स है वो, उसमें छूट मिल जाएगा, मतलब आप जितना पे कर रहे थे सरकार को। जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी बताया कि भैया हम साल भर में 100 करोड़ का उत्पादन किए हैं उर्वरक का, तो इसमें होता था कि भैया 100 करोड़ में आपका टैक्स बनता है मान के चलिए 12%, तो 12 करोड़, तो इसमें चलिए आपको सब्सिडी दे रहे हैं 10 करोड़ का सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब उस कंपनी को कितना चुकाना पड़ेगा, मात्र 2 करोड़, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 12 करोड़, चलिए जितना भी टैक्स है वो सारा सब्सिडी दे दिया आपको, जाइए पूरा छूट, लेकिन आप बाजार में इसको कम मूल्य पर बेचिएगा। ऐसा नहीं है कि इधर टैक्स हम भी छोड़ दे रहे हैं और आप टैक्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, आपका जितना फैक्टर कॉस्ट है आप उसी प्राइस पे बाजार में बेचेंगे। मतलब जो होलसेलर और रिटेलर जो उसका योगदान तो है, तो उसका तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मतलब मेरा वाला जो हिस्सा है वो जनता को कम दाम पे मिलना चाहिए। लेकिन इस पे बहुत सारे लोग घपलेबाजी भी करने लगे थे। प्रोडक्शन कहता था 10 करोड़ का, बोल देता था कि 100 करोड़ का कर दिए और उतना का सब्सिडी ले लेता था, तो सरकार दिया उसको उल्टा कर। अब सब्सिडी जाता है खाता पे कि किसान जाएगा अपना, भैया उसके खाता आया हुआ है वो पैसा लेगा, वो सरकार डायरेक्ट इससे पैसा ले रहा है और वही पैसा उन लोग के खाता में भेज दे रहा है, किसान के खाता पे। समझ आ रहा है, मतलब पैसा सरकार कभी भी याद रखिएगा अपने पैकेट से कुछ नहीं भाई, इधर से लेकर के आपको इधर से ही दे देकर बोलेगा लो आप भी खुश कि वाह सरकार हमको छूट के तौर पर हमको 1000 रुपया दिया है। अरे भाई आप कितना उर्वरक का कितना प्रयोग करिएगा, छोटा किसान है तो कितना प्रयोग कर लेगा, मान के चलिए कितना प्रयोग करेगा, 10,000 का, उसमें टैक्स आप 1000 रुपया भर ही रहे हैं, वही 1000 रुपया आपको इधर से दे दिया गया आपके खाता में, आप भी खुश। लेकिन वो क्यों दिया गया है, ताकि आप उर्वरक खरीदिए, और वही पैसा जो आपको दिया गया वो कंपनी से वसूला गया, और कंपनी किससे वसूलेगा, कंपनी फिर आपसे वसूल लेगा। समझ में आ रहा है, कंपनी आपसे वसूलेगा और सरकार को देगा, सरकार कंपनी से वसूलेगा और आपको दे रहा है। तो ये बस यही है, सर्कुलेशन है, चलता रहेगा गोल गोल। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ज़्यादा आप लोग किसी पे प्रति ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि सरकार हमको ये दे रहा है वो दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है भाई। आप कोई भी सरकार किसी को कुछ भी नहीं देता है, वो सिर्फ सबसे लेता है।
अगर आप पूरे ही निठल्ले हो जाएंगे, पूरा ही निठल्ला हो जाइएगा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बोलेंगे हम मरने वाले हैं भाई हमको खाने दो, तो ही सरकार आपको है कि भैया सरकार आपसे कुछ ले नहीं पाएगा, लेकिन उसको मजबूरी में देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप मिडिल क्लास में एंट्री मारें, भले आप लोअर मिडिल ग्रुप में आ जाइए, तब आपको टैक्स ले ले करके आपको एकदम सरकार आपको वहीं पे बना के रखेगी। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाइए टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, कुछ भी लीजिए टैक्स, पूरे टैक्स से हम लोग घिरे हुए हैं, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। खैर चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या, राष्ट्रीय आय यही है हमारा NNP एट FC, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका क्या है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट MP मार्केट प्राइस में माइनस NIT। या तो आपका ऐसा फॉर्मूला रहेगा, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और यदि ऐसा नहीं रहेगा तो NNP ये रहेगा माइनस IT प्लस माइनस सब्सिडी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे अंदर अगर कर देगा तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए NNP एट MP माइनस IT प्लस सब्सिडी, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, यही हो गया राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का। क्या ये चीज़ें समझ में आई? इसी तरीके से आप राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय आय में कौन से मद शामिल होते हैं, कौन से मद शामिल नहीं होते हैं। लेकिन समय लगता है कि काफ़ी अधिक हो गया है। अब बात करते हैं, अब हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग ये सब क्लास आराम से देखिए, सारा चीज़ उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। साथ ही आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।